नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में स्वागत है आपका। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष पटाखा जलाने के लिए लोगों को ना उकसाए, ऐसा कहना है दिल्ली सरकार का। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में 23 नवंबर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। पीएम मोदी के बयान से हुआ सस्पेंस खत्म। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने बिहार में जीत का खोला राज, बोले साइलेंट वोटर ने दिया वोट। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। युवाओं को योगी का उपहार, यूपी में शुरू होगा मिशन रोजगार। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन सीमा विवाद सुलझाने को 3 चरणों में सैनिक हटाएंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री 13 नवंबर को देश को 2 आयुर्वेद संस्थान समर्पित करेंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। भोपाल में गुरुवार को होगा जारी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। मिलावटखोरों पर सख्त मध्य प्रदेश सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की मुख्य और बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक एक खबर विस्तार से बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि देश के अंदर हमारे जैसे पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनका मनोबल बढ़े और वो देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता करके देश की गरीब जनता, किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगारों के हितों के लिए आवाज उठा सके। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अर्नब गोस्वामी और अन्य सह आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश किया। गोस्वामी को साल 2018 के डिजाइनर नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में 4 नवंबर को हिरासत में लिया था। अदालत ने कहा कि यह गहरी चिंताजनक बात है कि अगर अदालतें मानवीय स्वतंत्रता को संरक्षित नहीं करते हैं और यदि संवैधानिक अदालतें स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करती है तो कौन करेगा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी ने कहा कि अगर किसी को टीवी चैनल पसंद नहीं है तो उस व्यक्ति को इसे टीवी नहीं देखना चाहिए सर। अर्नब और 2 अन्य को डिजाइनर और उनकी मां की आत्महत्या के सिलसिले में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। पीठ ने अर्नब की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि पीड़ित निष्पक्ष जांच का हकदार है और जांच आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर राज्य इस आधार पर व्यक्तियों को निशाना बनाता है तो एक मजबूत संदेश जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी पक्षों से जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये का बांड प्रस्तुत करने को भी कहा। न्यायमूर्ति ने जोर देकर कहा कि अगर संवैधानिक अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती है तो हम विनाश के रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यह सह आरोपी नीतीश शारदा और फिरोज मोहम्मद शेख की अंतरिम रिहाई की भी अनुमति दी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष पटाखा जलाने के लिए लोगों को ना उकसाए। दिल्ली सरकार का ऐसा कहना है। दिल्ली सरकार ने सभी दिल्ली वासियों से अपील की है कि दीपावली पर सभी लोग मिलकर के दिया जलाएं और पटाखे ना जलाएं। विपक्ष के लोग युवाओं को पटाखा जलाने के लिए ना उकसाएं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए 16 नवंबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। पहले चरण की तरह प्रदूषण रोकने के लिए इसमें अंतर्गत 11 जिलों के 100 अलग अलग चौराहों पर 2500 मार्शल नियुक्त किए जाएंगे। दिल्ली के हिस्से का प्रदूषण कम करने के लिए गोपाल राय ने दिल्ली के युवाओं मोहल्ले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि कहीं पर यदि कूड़े को जलाया जा रहा है तो उसे तुरंत बुझा दे। दीपावली पर सभी लोग मिलकर के दिया जलाएं और पटाखे ना जलाएं। विपक्ष के लोग युवाओं को पटाखा जलाने के लिए ना उकसाएं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए 5 अक्टूबर से युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। दिल्ली के अंदर अलग अलग प्रदूषण के स्रोत को रोकने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए 21 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जारी है। अभियान के तहत दिल्ली के लोगों की ओर से रेड लाइट पर गाड़ी बंद करके वाहन प्रदूषण को कम करने में योगदान दिया जा रहा है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में 23 नवंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। देश भर में कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद से ही स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। देश भर में कई कई स्कूल के कई नियमों के साथ खोले भी गए, लेकिन पूरी तरह से स्कूल कॉलेज अभी तक नहीं खुल पाए। इस बीच गुजरात में 23 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने की योजना बनाई जा रही है। इस दौरान भारत सरकार की ओर से जारी सभी कोविड नियमों का पालन भी किया जाएगा। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा का कहना है कि 23 नवंबर से कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं एक बार फिर से शुरू होंगी और साथ ही फाइनल ईयर कॉलेज के छात्रों की कक्षाएं भी 23 नवंबर से फिर से शुरू होगी। इस दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का पूरा तरह से पालन किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज खोलने की मंजूरी के साथ ही कहा गया है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, इसके लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी। हालांकि सरकार के इस फैसले को कुछ अभिभावक जल्दबाजी भरा फैसला बता रहा है। स्कूल और कॉलेज को दोबारा खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी के मुताबिक कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्कूल को थर्मल गन, सैनिटाइजर, साबुन की व्यवस्था करनी होगी। कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्कूल में बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंस से की जाएगी। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत छात्र स्कूल में आएंगे। मसलन कक्षा 9 और 11वें छात्रों को एक दिन और 10वीं और 12वीं के छात्रों को दूसरे दिन बुलाना होगा। स्कूल के सामूहिक प्रार्थना या सामूहिक एक्टिविटी पर फिलहाल रोक लगी। स्कूल खत्म होने या शुरू होने पर कक्षाओं को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। स्कूल कॉलेज के आसपास मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करना होगा। छात्रों को स्कूल पहुंचने की व्यवस्था में फिलहाल निजी व्हीकल से ही पहुंचाए, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। पीएम मोदी के बयान से हुआ खत्म सस्पेंस। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू से बीजेपी की ज़्यादा सीटें आने पर बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी गलियारे में उठी चर्चाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में विराम दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भाजपा मुख्यालय पर धन्यवाद समारोह को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के कार्य करने की बात कही। इससे संकेत साफ हो गए कि मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए में किसी तरह का कोई पेंच नहीं फंसा है। हालांकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भले ही जेडीयू की सीटें कम आए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव नतीजे आने के बाद बुधवार को भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर बिहार वासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए कार्यकर्ताओं के बिहार के लिए काम करने की बात कही। उधर नतीजों के बाद खामोश चल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर अपना संदेश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा, जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी को उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। दरअसल बिहार में एनडीए के खाते में बहुमत से ज़्यादा कुल 125 सीटें आई। भाजपा को जहां 74 सीटें आई, वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें ही मिली। मंगलवार के दिन सुबह 4:30 बजे तक नतीजों के आने के बाद पूरे दिन नीतीश कुमार खामोश रहे, जिस पर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं उठने लगी। लेकिन भाजपा मुख्यालय पर शाम को आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश के नेतृत्व में काम करने की बात कहकर खत्म की, तो उधर से नीतीश ने भी ट्वीट कर जनता को मालिक बताते हुए प्रतिक्रिया जताई। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने बिहार में जीत का खोला राज, बोले साइलेंट वोटर ने दिया वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बहुमत से हुई एनडीए का जीत का रहस्य खोला। उन्होंने इसके पीछे दो प्रमुख वजहों की ओर संकेत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं बिहार चुनाव में जीत का रहस्य खोलता हूं। बिहार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सूत्र की जीत हुई है। बिहार ने विश्वास जीता है, बिहार का युवा गरीब जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा मुख्यालय कार्यकर्ताओं के संबोधित करते हुए बिहार चुनाव में साइलेंट वोटर के कमाल पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास साइलेंट वोटर का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है। साइलेंट वोटर है देश की माताएं, बहनें, नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही
भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के साइलेंट वोटर बनने के पीछे का राज भी खोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ही है जिसके शासनकाल में महिलाओं को सम्मान मिलता है। यह बीजेपी है जो बैंक लोन, गर्भावस्था और मुफ्त जांच से लेकर 6 महीने के मातृत्व अवकाश तक, रसोई को धुएं से मुक्त कराना हो, शौचालयों का निर्माण, 1 रुपये में सैनिटरी पैड की सुविधा हो, हर घर जल के लिए अभियान आदि के लिए जरिए भारत की महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा पर यह साइलेंट वोटर हर बार अपना स्नेह दिखाती है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, युवाओं को योगी का उपहार, यूपी में शुरू होगा मिशन रोजगार। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर। युवाओं को नौकरी और सेवा योजना के काम को अभियान का रूप देते हुए योगी सरकार का मिशन रोजगार का आगाज करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक प्रदेश में 50 लाख युवाओं को सेवा योजित करने का लक्ष्य तय किया है। यह सेवा योजना मनरेगा से अलग होगी। इसमें सरकारी विभागों, परिषदों, निगमों में खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। सरकारी प्रयासों से निजी क्षेत्र में अथवा स्वरोजगार के लिए नए अवसर की सृजती किए जाएंगे। मिशन रोजगार की कार्य योजना तैयार है। दीपावली के बाद मुख्यमंत्री इसकी औपचारिकता शुरू करेंगे। बुधवार को प्रमुख मुख्य सचिव ने कहा, मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों में माध्यम से एक समन्वयी रूप से प्रदेश में स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे और साथ ही ये अभियान चलाया जाएगा। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रत्येक विभाग, संगठन अथवा प्राधिकरण के कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। हेल्प डेस्क उस विभाग से संबंधित सेवा योजन कार्यक्रमों का लाभ पाने इच्छुक युवाओं को जानकारी देगा। ऐसे विभाग जिनके रोजगार, स्वरोजगार तथा कौशल प्रशिक्षण की योजनाएं ऑनलाइन चलाई जा रही है, इन रोजगार हेल्प डेस्क के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेरित किया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत और चीन सीमा विवाद सुलझाने को 3 चरणों में सैनिक हटाएंगे। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयास जारी। दोनों देशों की सेना पूर्वी लद्दाख में 3 चरणों वाले 3 स्टेप सैनिक को पीछे हटाना और पहले जैसी स्थिति बहाल करने को लेकर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, दोनों देश सैनिकों के निर्वासन सहित 3 चरण के प्रस्ताव पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं, लेकिन अभी तक जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ है। पहले चरण के तहत पूर्वी लद्दाख में सीमा पर आगे के स्थान में टैंक को हटाया जाएगा, जो कि इस दिशा में पहला कदम होगा। दूसरे चरण में भारतीय सेना पेंगोंग झील के किनारे फिगर 3 पर स्थित दंसी थापा पोस्ट पर वापस लौट आएगी, जबकि चीनी सैनिक फिगर 8 पर वापस लौटेंगे। तीसरे चरण में भारतीय सेना उन सभी 13 महत्वपूर्ण ऊंचाइयों और क्षेत्रों से हट जाएगी, जिसमें रेजोंगला भी शामिल है, जहां उनसे पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के साथ लगने वाले क्षेत्रों पर अपनी पहुंच स्थापित कर ली थी। सीमा के पास ऊंचाई वाले स्थानों पर कब्जा करने वाले इस कदम ने भारत को चीन पर बढ़त हासिल करने में मदद की है। दोनों देशों के सैनिक -20 डिग्री सेल्सियस तापमान के संपर्क में रहते हैं, इसलिए दोनों देश अब सैनिक को वापस लेने पर सहमत हुए हैं। एक सूत्र ने कहा, हर दिन 30% सैनिक को वापस ले लिया जाएगा। चीन ने भारतीय क्षेत्र में LAC के पास विभिन्न स्थानों पर यथास्थिति बदलने का प्रयास किया था। भारत ने इस पर आपत्ति जताई और वह चीन के साथ सभी स्तरों पर इस मामले को उठा रहा है। 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसमें काफ़ी चीनी सैनिक हताहत हुए थे, मगर वह इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री 13 नवंबर को देश को 2 आयुर्वेद संस्थान समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात और राजस्थान में भविष्य के लिए तैयार 2 आयुर्वेदिक संस्थानों को शुक्रवार को देश को समर्पित करेंगे। इन संस्थाओं की बदौलत 21वीं सदी में आयुर्वेद के विकास से भारत वैश्विक स्तर पर निवृत्त कर सकता है। प्रधानमंत्री 5वां आयुर्वेद दिवस पर 13 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन करेंगे। आयुर्वेद दिवस 2016 से धन्वंतरि दिवस के दिन मनाया जाता है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। भोपाल में गुरुवार को जारी होगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023। मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 3 साल में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप तैयार किया। रोड मैप 2023 को गुरुवार को जारी किया जाने वाला है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की रणनीति के मुताबिक रोड मैप जारी करने वाला पहला राज्य होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को मिंटो हॉल पुराना विधानसभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं भारत सरकार के नीति आयोग के मुख्य कार्य अधिकारी अमिताभ कांत भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की रणनीति के अनुरूप मध्य प्रदेश में देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने विभिन्न विशेषज्ञों का परामर्श कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया। इस रोड मैप को प्रदेशवासियों के सामने रखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है। मिलावटखोरों पर सख्त मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों की अब खैर नहीं रहने वाली है। सरकार ने मिलावटी खाद्य सामग्री की जांच के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 चलित प्रयोगशाला का वाहन रवाना किए। इन प्रयोगशाला में 10 रुपये के शुल्क पर जांच हो सकेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने उम्मीद व्यक्त की है कि प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण आहार मुहैया कराने में यह प्रयोगशालाएं उपयोगी सिद्ध होंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावट से कैंसर जैसे रोग की आशंका भी होती है। आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले तत्वों को किसी भी स्थिति में नहीं बख्शा जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे दोषियों की जड़ों पर प्रहार करें। इस तरह के अभियान के दौरान छोटे व्यापारियों को परेशान करने की बात सामने आती है, जिसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे छोटे व्यापारियों को और ठेले वालों को मिलावटी सामग्री के लिए परेशान न करते हुए मिलावट के स्रोत तक पहुंचकर दोषी लोगों के विरुद्ध कदम उठाने के निर्देश दिए।